Kharcha Pani is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में अंशुमान जी हैं और आप सब लोगों का इस हफ्ते के आखिरी खर्चा पानी में बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी कैसे हैं? अच्छा हूँ सिद्धांत, आपका भी स्वागत है। और हमारा 101वां अंक कल, हाँ, 101वां हमारा कल 100वां अंक था। उस पर आप सबकी शुभकामनाएं, बधाई और जो संदेश मिले उनसे हमारा विश्वास और भरोसा और मजबूत हुआ है। हाँ, और आज हमारे पास जो एजेंडे में खबरें हैं वो 2-3 चीजें हैं बहुत जरूरी। एक, हम तेल के दाम पर बातचीत करेंगे, पेट्रोल के दाम पर। बहुत बार बातचीत कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है पेट्रोल के दाम में हमारा बात करना और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होना और पेट्रोल के दाम का 100 रुपए के ऊपर होना। मेरे ख्याल से परसों के खर्चा पानी में अंशुमान जी हम लोगों ने बात की थी कि 100 रुपया न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल हो गया है जी। तो एक नई अवधारणा है कि पेट्रोल अब 100 रुपए का ही बिकेगा, ये अब मान के चला जा सकता है इस तरह की चीजों को। तेल के दाम आज फिर बढ़े हैं, कितने बढ़े इस पर बातचीत करेंगे, दुनिया भर में क्या हालत है। फिर इकोनॉमी को लेकर कुछ मार्कर्स हैं, कुछ सूचकांक हैं, उन सूचकांकों पर, उन मांगों पर, वो क्या मांगे कह रही हैं, उन सूचकांकों पर बातचीत करेंगे। क्या ये मांग सरकार के लिए सरकार पूरी कर पाएगी इन मांगों को, क्योंकि जरूरी भी है। और चलते चलते कुछ एक फुटकर अपडेट्स आप सभी के लिए। तो पहले तेल के दाम फिर बढ़े हैं आज से, पेट्रोल डीजल के दाम इस महीने में शायद 10वीं बार बढ़े हैं। 10वीं बार बढ़ोतरी हुई है। बस जून के महीने में तेल के दाम 10वीं बार बढ़े हैं। आज 18 जून है, 18 दिनों में 10 बार, 12 दिन बचे हुए हैं इस महीने में, 12-13 दिन। क्या होगा नहीं पता हमें। ब्रेंट जो होता है कच्चा तेल, हम लोग मतलब सोचा था कि हम लोगों ने अपडेट की तरह दे दे, फिर हमको लगा कि ब्रेक डाउन किया जाए। ब्रेंट जो कच्चा तेल हम खरीदते हैं उसका पर बैरल प्राइस तय होता है, फिर वो आता है सीधे वही तेल तो उड़ा के आपकी गाड़ी की टंकी में तो डाल नहीं दिया जाता। वो आता है, वो रिफाइनरीज में जाता है, शोधन होता है, डीलर्स के पास जाता है, फिर पंप्स पे आता है, फिर आप उसका रिटेल वैल्यू जो है चुकाकर उसका पर लीटर के हिसाब से आप उसको खरीदते हैं। क्या भारत में ही ये स्थिति है या दुनिया भर में भी ये स्थिति है? तेल को लेकर जो इन्फ्लेशन है वो वहां पर भी ये स्थितियां हैं? नहीं है तो भारत में ही हम क्यों इतना ज्यादा चुका रहे हैं पैसा, किस वजह से चुका रहे हैं और कब तक चुकाते रहेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान बोल चुके हैं कि सर राजस्व की कमी है, तेल का दाम घटाने की दिक्कतें हैं। अंशुमान जी। सिद्धांत, तेल की कीमतों का में बाकी पहलुओं पर हम चर्चा करते रहे हैं। आज हम संक्षेप में पूरी दुनिया के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि हम ही और हमारे देश की सरकार ही अपने लोगों को इतना निचोड़ रही है, दुनिया में ऐसा हो रहा है। और इसे देखने के कुछ पैमाने हैं हमारे पास। पहली चीज तो ये कि जो आपने ब्रेंट की प्राइस की तरफ रेफर किया, ब्रेंट का प्राइस सबके लिए एक जैसा है, चाहे वो 65 हो या 72 हो या 74 हो। ब्रेंट की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हुई जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बेहतर हुई काफी सारे देशों में। दिसंबर के बाद से हमने ब्रेंट की कीमतें बढ़ते देखी, पर ब्रेंट की कीमतें उस समय भी कम थी जब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले साल से बढ़ रही थी। तो पहली चीज तो ये कि ब्रेंट की कीमतों का पेट्रोल डीजल की कीमतों से कोई सीधा रिश्ता नहीं है, सिवा इसके कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत बढ़ती है तो सरकार को एक शैडो मिल जाता है जिसके पीछे वो खड़ी हो जाती है, पर जब गिरती है तो कीमतें बढ़ती रही हैं। ये एक स्थापित सत्य है, जिस सत्य का सामना हम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि कीमत, कच्चा तेल दुनिया के सारे देशों के लिए एक ही कीमत पर है। उसके लिए भारत के लिए कोई विशेष कीमत तय नहीं की जाती। हमारे यहाँ जो कीमतें बढ़ रही हैं, हम दुनिया में ग्लोबल एवरेज से ज्यादा पेट्रोल की प्राइस पे कर रहे हैं। और हमारे पास जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिन्हें हम दो तरीके से, किसी भी देश में पेट्रोल डीजल की प्राइस के आंकड़ों को दो तरह से नापा जाता है। एक उनका पैमाना होता है कि डॉलर में, चूंकि डॉलर अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, तो डॉलर के हिसाब से प्रति डॉलर में कीमत कितनी है पेट्रोल डीजल की अलग अलग देशों में। और दूसरी चीज ये कि उस परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, यानी किसी देश की क्रय शक्ति कितनी है, क्षमता कितनी है, उस हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या होती हैं। और दोनों पैमाने इसलिए हैं, डॉलर का पैमाना इसलिए कि आप पूरी दुनिया में एक समान ढंग से नाप सकें, क्योंकि सबकी अलग अलग करेंसीज हैं।
है, उन करेंसीज के हिसाब से कीमत है, और किस देश की क्रय क्षमता कितनी है, गरीबी कितनी है, वहां लोगों की खर्च करने की हैसियत कितनी है, उसके हिसाब से कीमतें क्या, और इन दोनों में भारत ग्लोबल एवरेज से काफी ऊपर है। जो जून तक का आंकड़ा हमारे पास था, जून की शुरुआत तक का आंकड़ा हमारे पास था, ग्लोबल पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस को मॉनिटर करने वाले जो वेबसाइट से एग्रीगेटर्स हैं, उनके हिसाब से दुनिया में जो एवरेज प्राइस था वो 1.18 डॉलर पर लीटर के हिसाब से था। भारत उससे काफी ऊपर था, मतलब ये उस समय 85-86 रुपए के आसपास है, हम 100 के ऊपर निकल चुके हैं। यानी हम दुनिया में जो औसत है बड़े और छोटे देशों का मिलाकर, उस मामले में हम पेट्रोल की कीमतों में दुनिया के औसत से ज्यादा हैं। यानी हमारी सरकार हमारी गरीब आबादी को दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बेच रही है, और यही स्थिति लगभग डीजल के मामले में। परचेजिंग पावर पैरिटी का जो पैमाना है, यानी किसी देश की क्रय शक्ति क्षमता का जो पैमाना है, उसमें भी हम सबसे ऊपर हैं। हम साउथ अफ्रीका, रशिया, कोरिया, यूएस, ये सब हमसे बहुत नीचे हैं। यानी पेट्रोल की कीमतें ना तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय औसत के बराबर हैं, और ना ही हमारी क्रय शक्ति क्षमता के बराबर है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें पेट्रोल चिरंतन तौर पर महंगा है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां वैसी हैं। जैसे उसमें हम नाम आपको इस लिस्ट में देख के बताते हैं कि भारत से जो बड़े देशों की तुलना करें, क्योंकि बहुत बड़ी सूची है, छोटे देश हैं और हर देश की आबादी और आय अलग अलग है, इसलिए अगर आप तुलना करने बैठेंगे और ये कहेंगे कि साहब वहां तेल सस्ता था और वहां महंगा था, तो वो तुलना सही नहीं होगी, क्योंकि हम तुलना उन देशों से करें जो हमारी पैरिटी में है। भारत से सस्ता, जिन बड़े देशों में भारत से सस्ता पेट्रोल के प्राइसेस कम है, वो कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, ब्राजील है और यूएसए है। आप इन्हीं से कंपेयर कर सकते हैं, वो ब्रिक्स हैं, यही वो बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाओं से आप अपनी तुलना कर सकते हैं। और भारत से जो महंगा तेल है उनमें जापान है डॉलर टर्म्स में, साउथ कोरिया है, जर्मनी है और यूके है, और सबसे महंगा पेट्रोल चिरंतन रूप से हांगकांग में है। हांगकांग के पेट्रोल के प्राइसेस पूरी दुनिया में कोट किए जाते हैं। हांगकांग में पेट्रोल के प्राइसेस डॉलर टर्म्स में करीब करीब $2.5 के आसपास है। तो ये वो तुलना है, लेकिन इन आंकड़ों को जब आप सिंझाते हैं, इनको डिस्टिल करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि दुनिया के जो समृद्ध देश हैं वो अपने लोगों से पेट्रोल डीजल की कम कीमत वसूलते हैं। दुनिया के जो बड़े विकासशील देश हैं वो भी अपने देश के लोगों से पेट्रोल डीजल की कम कीमत वसूलते हैं। समृद्ध लोग ज्यादा पैसा ले सकते हैं, पर उन्होंने ईमानदारी के साथ अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से पेट्रोल डीजल की कीमतों को जोड़ रखा है। अमेरिका में ये होता है। और जो विकासशील देश हैं वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को महंगा ना बनाने के लिए, ईंधन की प्राइस ना बढ़ाने के लिए, लोगों की जिंदगी पर बोझ ना डालने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम रखते हैं। बाकी चीज हमें पता ही है कि हम कितना टैक्स पे करते हैं। तो हमारे यहाँ कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी, हमारे यहाँ कीमतें इसलिए भी नहीं बढ़ रही हैं सिद्धांत की पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ रही है। पिछले 1 साल से पेट्रोल डीजल की डिमांड में कमी देख रहे हैं, रिफाइनरीज अपने प्रोडक्शन में कट कर रही हैं। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सरकारें हमें महंगा पेट्रोल डीजल देना चाहती है। अच्छा अंशुमान जी, तेल की कीमतें अभी और भी ऊपर जाएंगी ना? हाँ, और भी ऊपर जाएंगी। उसकी 2 वजह हैं। एक वजह ये कि जो हमें ट्रेजेक्ट्री मिल रही है क्रूड के प्राइसेस की, जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं ऊपर मंदी से बाहर निकलेंगी, क्रूड की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी चीज ये कि जो ओपेक कार्टेल है और ओपेक प्लस कार्टेल है, जो दुनिया में पेट्रोल डीजल की क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, वो मांग के हिसाब से उत्पादन में उतनी तेज बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं है। हमें याद है, हम खर्चा पानी में विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कैसे ओपेक की बैठकों में खासतौर से सऊदी अरब ने और बाकी देशों ने इस बात पर दबाव बनाया कि मंदी अभी गई नहीं, हमको एकदम कीमतें बढ़ा देने से हमें नुकसान होगा। तो यह माना जा रहा है कि 75-76 और कुछ बहुत ही उत्साही और जो आंकलन आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा आंकलन आ रहे हैं, वो 80-85 के भी जा रहे हैं। लेकिन अगर 75 भी मान लें आप, 70 से 75 के बीच में भी रहता है क्रूड, तो हम तो 100-125 रुपए के पेट्रोल की तरफ हमारे लिए 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल न्यू नॉर्मल हो जाएगा, और शायद डीजल भी 100 रुपए के आसपास न्यू नॉर्मल हो जाए, क्योंकि कई सारे राज्यों में डीजल की कीमत 100 के काफी करीब पहुंच चुकी है। अच्छा अंशुमान जी, सरकार बार बार ये तर्क दे रही है कि एक्साइज ड्यूटी इसलिए है कि योजनाएं चलती रह सकें, ठीक है, रेवेन्यू की बात की जा रही है, लेकिन एक अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो पहले की सरकारों ने भी सरकारें चलाई हैं, कुछ दूसरी सरकारें भी रही हैं देश में, उन्होंने भी तेल पर टैक्स लगाया है, एक्साइज ड्यूटी लगाई है, तो वो कैसे मैनेज होता था? ये तर्क कितना मानने लायक है कि आप राजस्व या योजनाओं के लिए ही टैक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं?
ये बड़ा दिलचस्प है। और चूंकि सरकारें टैक्स में ईमानदार तो है नहीं, वो तो हमें हिसाब ही नहीं देती कि जो टैक्स हमसे लेती है वो कहाँ खर्च करती हैं। हम इस पर एजुकेशन से, इस पर हेल्थ से, इस पर चर्चा कर चुके हैं। पर पिछली सरकारों से और बाकी सरकार की तुलना में दो बड़े ढांचागत परिवर्तन आए जिन्हें हमारे लिए समझना जरूरी है। 2014 से पहले जीएसटी नहीं था। पेट्रोल डीजल की रिजीम एक्साइज और सेल टैक्स का हिस्सा थी, और एक हिस्सा कच्चे तेल के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी के तौर पर लगता था। पेट्रोल डीजल पे लागू होने वाले करों का ढांचा कुछ इस तरीके का था। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लगाती थी, और राज्य सरकार इस पर सेल टैक्स लगाती थी। जीएसटी आने से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी। हमें याद होगा कि वो चर्चाएं कि नई सरकार आई थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें नीचे थी, न्यूनतम पर थी, और कहा गया था कि भारत में अचानक सस्ता तेल आ गया है और नई सरकार के लिए बाउंटी है, उसे बड़ा लाभ है। उस समय भी उसी समय से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ना और केंद्र सरकार के टैक्स बढ़ना शुरू हो गए थे। हम इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। और उस दौरान पहले 2 साल में जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू बढ़ाया था, उसका एक हिस्सा राज्यों को ट्रांसफर भी किया था, राज्यों के पास पैसा गया था। तो 2014 के बाद पहली बार भारत में पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन बढ़ना शुरू हुआ उतनी तेजी से जो हमने नहीं देखा था। फिर आ गया जीएसटी ने आकर इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा ढांचा बदल दिया। पेट्रोल डीजल उसके दायरे में नहीं था। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अपरेंटली उससे नुकसान हुआ जीएसटी से, क्योंकि दरें कम हुई, काफी सारी असंगतियां दूर करने की कोशिश की गई। केंद्र सरकार को सेस लगाना पड़ा, राज्यों को खर्च की भरपाई करनी पड़ी। जीएसटी एक लचर टैक्स व्यवस्था थी, सही ढंग से आज भी लागू नहीं हो पाई। राज्य सरकारों ने जीएसटी को आने के बाद राज्य सरकारों को यह मौका मिला कि वो और ज्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल पर बढ़ा सकें, क्योंकि उनको जो नुकसान सिद्धांत हो रहा था जीएसटी से, उसकी कुछ भरपाई केंद्र सरकार कर रही थी और कुछ भरपाई उन्होंने वहां से शुरू की थी। और इसलिए 700% टैक्सेशन बढ़ा 2014 के बाद से पेट्रोल डीजल पर, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई थी वो इसको निचोड़ कर की। राज्य सरकारों ने जो जीएसटी के आने के बाद होने वाले नुकसान की भरपाई थी वो भी इस टैक्सेशन को निचोड़ कर की। और इस बीच में पेट्रोल डीजल की कच्चे तेल की कीमतें कम होने का फायदा लोगों को ट्रांसफर नहीं किया गया, जबकि हम बराबर सरकारें हमारे सामने ये फसाड लाती हैं, ये दावा करती हैं कि भारत की कीमतें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी हुई, तो वो तो उतना ही सच है जितने बाकी राजनीतिक सच भारत में बोले जाते हैं। तो अब हुआ, हम जहां पहुंच गए वहां हम एक ट्रैप में चले गए हैं, जो समझना भारत के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जिस सवाल का आप जब पूछ रहे हैं कि सरकारें क्या विकास योजनाओं के लिए ही पैसा लगाती हैं, टैक्स लगाती हैं, हमें नहीं पता पेट्रोल डीजल का पैसा किस विकास योजना में खर्च होता है, कहाँ मिलता है किसको, क्योंकि हमने पिछले 1-2 साल में सरकार की हर प्रमुख स्कीम को असफल होते देखा जब लोग सबसे ज्यादा जरूरत में थे। कहीं लोगों को डायरेक्ट डिलीवरी में कहीं नहीं गई। हम एक ट्रैप में चले गए। वो ट्रैप ये है, और वो ट्रैप सरकार ने खुद बना लिया। ट्रैप ये है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम रहती है, तब सरकार लालची होकर उससे ड्यूटी उगाना शुरू कर देती है, निकालना शुरू कर देती है, जो सरकार के तमाम खर्चों की भरपाई करती। और जब कच्चे तेल की कीमत ऊपर बढ़ती है तब सरकार दबाव में आ जाती है, क्योंकि तब अगर वो कम करेगी तो तेल कंपनियों को नुकसान होने लगेगा। तो पहले सरकार अपना नुकसान भरती है, फिर उसके बाद तेल कंपनियों का नुकसान सीमित करने की कोशिश करती है। क्रूड का प्राइस, और क्रूड दुनिया की बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है, बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। उस कमोडिटी का अगर पूरा फायदा हमें उसकी कीमतों में कमी का मिला होता, सिद्धांत तो पिछले 3-4 साल में जो कच्चे तेल की कीमतें दुनिया में कम रही हैं, उसमें भारत के लोगों को बहुत सारी बचत हुई होती। तो ये कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है कि जो ड्यूटीज आ रही हैं उन ड्यूटीज का किस विकास योजना में खर्च हो रहा। डायरेक्ट कनेक्ट ये है कि भारत में महंगाई से उसका सीधा रिश्ता, उसका रिफ्लेक्शन हमें साफ दिखाई देता है। और अंशुमान जी, पिछले 3-4 महीनों में भारत सरकार का जो तेल को लेकर जो पूरा काम करने का तरीका है कच्चे तेल के आसपास का, वो काफी ज्यादा सवालों के घेरे में बहुत कंफ्यूजिंग भी रहा है। मतलब सऊदी अरब ने कहा कि हमने सस्ता तेल जो आपको कमिट किया था पहले का वो आप यूज करिए, इन्होंने वो नहीं लिया। अमेरिका के चक्कर में इन्होंने सस्ते तेल को लात मारी है। ओपेक कंट्रीज से बार बार ये कहते रहे कि साहब कच्चे तेल के दाम कम करिए, उन्होंने सुना नहीं इनको। तो स्टैंड क्लियर और कंक्रीट नहीं दिखाई देता है कच्चे तेल को लेकर सरकार का, और वो उनके पास बहाने हैं उनके पास, मुझे लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। आपने 3 चीजें इसमें इंडिकेट कर दी कि भारत ने कोई लॉन्ग टर्म डील्स नहीं की
जैसे आपको मालूम है कि अगर कच्चे तेल की कीमत वॉलेटाइल है तो आपको ऑयल इक्विटी लेनी चाहिए। एक तरीका होता है ऑब्वियसली। जिसको ऑयल इक्विटी कहते हैं कि आप दुनिया के तेल देशों से अपने कूटनीतिक दबाव का, बड़े देश हैं, दुनिया का बड़ा बाजार है, उससे उसका इस्तेमाल करते हुए आप एडवांस में ऑयल के प्राइसेस के लिए डील करें और लंबे समय के लिए डील कर लें। दुनिया में बहुत सारी कंपनियां, भारत की भी बहुत सारी कंपनियां इसीलिए तो हेज करती हैं। हेजिंग क्या है? हेजिंग है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें ऊपर बढ़ेंगी तो हम उससे पहले उसे परचेज के एग्रीमेंट कर सकते हैं। भारत ने उन रास्तों का इस्तेमाल नहीं किया। ओपेक को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते क्योंकि ओपेक देशों का कार्टेल बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत ऑब्वियसली। है। लेकिन आप बाजार का फायदा लेकर, बाजार की सुविधा लेकर उसे कीमतों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अब एक चीज बीच में आई चर्चा में कि साहब भारत ने अमेरिका से तेल का इंपोर्ट शुरू किया है और हम नाइमेक्स का क्रूड लेकर आ रहे हैं। वो सस्ता मिलने की बात कहेगी पर उसका कोई फायदा हमें नहीं दिखाई दिया तेल की कीमतों पर किसी तरह से। फिर यह कहा गया कि सरकार एथेनॉल मिलाने की कोशिश की। कितनी तालियां एथेनॉल पे सरकार ने नहीं बजवाई, लेकिन उसका कोई फायदा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के तौर पर नहीं मिला। आप कुछ भी कर रहे हो पर अल्टीमेटली हम प्राइसेस तो ज्यादा ही पे कर रहे हैं। तो ऑयल इकोनॉमी का जो और तीसरा पहलू ये कि भारत ने अपने आसपास के जो एरिया हैं जहां पर ऑयल के रिजर्व्स हैं, मौजूद हैं, जो भी थोड़े बहुत रिजर्व है भारत में, चाहे वो हाई सी में हो, चाहे वो डीप वाटर में हो, चाहे वो शैलो वाटर में हो, चाहे वो लैंड पर रिजर्व हो भारत में ऑयल एक्सप्लोरेशन की पॉलिसी जो आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले तक तेजी से चल रही थी, वो भी पीछे खिसक गई। दुनिया की बड़ी तेल कंपनियां भारत में तेल खोज करने के लिए निवेश करने नहीं आई। वो एक दूसरी कहानी है कि केजी बेसिन में क्या हुआ। केन एनर्जी का डिस्प्यूट हम डिस्कस कर ही चुके हैं जो अभी आर्बिट्रेशन में चल रहा है। तो इंडिया का जो पूरा का पूरा एनर्जी एनवायरमेंट था, उस एनर्जी एनवायरनमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, नई तेल खोज करने के लिए, ब्लेंडिंग के लिए उस पे हमने कोई बहुत बड़ा काम, बहुत क्रांतिकारी काम पिछले 7-8 साल में, 10 साल में नहीं देखा। इसके बजाय हम जिन एनर्जी चीजों की बात करते रहे उनसे हमारी लागत प्रभावित नहीं होती। ठीक है, आप सोलर एनर्जी पे बात करिए, आप रिन्यूएबल एनर्जी पर बात करिए, पर कॉस्ट तो हमारी ऑटो फ्यूल से बढ़ रही है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल से बढ़ रही है। यहां कोई बड़े इनिशिएटिव नहीं दिखाई दिए, जबकि हर सरकार को यह पता है कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल का बाजार वोलेटाइल है, वहां कार्टेल्स हैं। तो हर देश ने अपने लेवल के ऊपर अपने अपने तरह से अपनी एनर्जी इकोनॉमी को मैनेज करने की कोशिश की है। एक और चर्चा चलते कि जब कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम थी तब भारत में चर्चा सुनी गई थी कि भारत ऑयल रिजर्व बनाएगा, स्ट्रेटेजिक ऑयल बनाएगा। आपको याद होगा हम लोगों ने खर्चा पानी में चर्चा की थी कि चाइना ने कितना क्रूड खरीद कर अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए हैं जिनको है। भारत में कहा एक दो परियोजनाओं के नाम भी सुनाई पड़े, लेकिन इसका तो पता नहीं कहां गायब हो गई। तो ये कुछ और मिसिंग लिंक हैं पूरी इंडिया की ऑयल स्ट्रेटेजी के। जब आप उनको एक बार संभाल कर देखें तो सरकारों को लगता है कि नहीं साहब, लोगों से पैसा निकालना सबसे आसान है। और इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा हिस्सा इसलिए हमारे ऊपर आ रहा है सिद्धांत, क्योंकि कॉर्पोरेट पर टैक्स घटाया गया है। अगर आप जोड़ें 1,48,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्सेशन में कमी की गई और वो पैसा पेट्रोल पंपों पर ट्रांसफर किया गया जहां से वो टैक्स निकाला जा रहा है। तो जितना सरकार इंसेंटिव देती है उस इंसेंटिव की भरपाई क्या वो हमारे टैक्स से कर रही है? अगर आप हिसाब लगाकर देखें तो आपको कहीं ना कहीं महसूस होगा। हमें लगा था कि हम पेट्रोल और प्राइसेस पे थोड़ी देर बात करेंगे, फिर अगली खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन हम लोगों ने इसको ही काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया अंशुमान जी। अगली खबर चलते हैं। कुछ छोटी छोटी खबरों का हमने एक गुलदस्ता सा बनाया है। खबरें हैं CII से जुड़ी हुई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी को जिलाने के लिए, उसको जिंदा करने के लिए, फिर से उसमें जान देने के लिए देश को 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। एक अच्छा खासा अमाउंट उन्होंने कोट किया है कि सरकार को इतने रुपए पंप करने होंगे इकोनॉमी में, तब इकोनॉमी जिंदा होगी। अंशुमान जी इसकी डिटेल देंगे। इसके साथ ही मैं UBS सिक्योरिटीज की भी एक रिपोर्ट डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। उन्होंने भी इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको लेके साफ किया है कि इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी में कम से कम मौजूदा वित्त वर्ष में वो V शेप तो नहीं होने वाली। अंशुमान जी, कई दिनों से बातचीत हो रही थी, एक और एजेंसी ने कह दिया है कि साहब ये V शेप रिकवरी का कोई चांस नहीं दिख रहा है आपके यहाँ। उसकी डिटेल्स पर बातचीत करेंगे। और साथ ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने एक सूचकांक दिया है जो कह रहे हैं कि साहब ये अच्छा नहीं है बैंकों। अंशुमान जी, 3 चीजें हमारे पास हैं सिद्धांत। पहले CII ने एक CII जो भारत का
प्रमुख औद्योगिक संगठन है, उसने अब खुलकर सरकार से कहा है कि उसे 3 लाख करोड़ का स्टिमुलस लाना चाहिए। यानी वो जो 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पिछले बार आया था आत्मनिर्भर पैकेज, उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। और इसमें और भी चीजें हैं, पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडस्ट्री पहली बार खुलकर कह रही है कि लोगों के हाथ में पैसा रखा जाना चाहिए। जो बात हम बराबर कहते चले आ रहे हैं कि इंडस्ट्री कह रही है कि कंजम्पशन डिमांड पूरी तरह टूटी हुई है, खपत के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, उनकी लाइफ इनसिक्योर है। ऐसी कोशिश करनी चाहिए जिससे कि पैसा उनके पास पहुंचे हाथ में, और इस 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का एक हिस्सा लोगों को मनी ट्रांसफर के तौर पर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर दिया जाना चाहिए। यह पहली बात है जो सीआईआई के स्टिमुलस से आती है। यूबीएस की रिपोर्ट इस मामले में काफी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग मार्च तक ये कह रहे थे, ये यहाँ तक कि सरकार के आर्थिक सलाहकार भी कह रहे थे कि भारत में वी शेप रिकवरी होगी। हम लोगों ने अर्थात में चर्चा की थी और कहा था कि भारत में वी शेप रिकवरी असंभव है। उस समय भी जब ये कहा जा रहा था वो के शेप रिकवरी हो सकती है या यू शेप रिकवरी हो सकती है। अब यूबीएस ने कहा है कि जो सेकेंड वेव का हिट भारतीय अर्थव्यवस्था पर आया है बड़े पैमाने पर, उसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में अब वी शेप की रिकवरी नहीं होगी, यानी अर्थव्यवस्था एकदम नीचे से तेजी से ऊपर नहीं आएगी। अब ये यू शेप में जाकर एक लंबा यू बनाएगी और फिर उभरेगी, या ये एल शेप की रिकवरी होगी, हमें पता नहीं है कि ज्यादा देर गर्त में रहेगी, और या ये के होगी जिस पर हम चर्चा करते हैं, जो सबसे करीब दिखता है कि अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा यानी के का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा ग्रो करता दिखाई देगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा बड़े पैमाने पर दबाव में रहेगा। ये बात यूबीएस सिक्योरिटीज ने हमें कही है, इसके आंकड़े हमें दिखाई भी दे रहे हैं। तीसरी जो खबर हमारे पास महत्वपूर्ण खबर है वो गौर करने लायक है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने एक सर्वे किया है, और ये सर्वे महत्वपूर्ण है उसकी वजह कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन भारतीय बैंकर्स का संगठन है, और उनके पास लोगों के बैंकिंग बिहेवियर के डेटा, उनकी जानकारी और उनके काम करने के तौर और लोग कैसे बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके आंकड़े हैं। और उसने ये बताया है, उस सर्वे ने ये बताया है कि भारत में फिनेंशियल कंडीशन इंडेक्स पहली तिमाही में कोविड की सेकेंड वेव के बाद बुरी तरह गिरा है। यानी इससे पहले ये 72.5 पर था, अब ये 59.1 पर आ गया है। फिनेंशियल कंडीशन इंडेक्स दरअसल ये रीड करता है कि किसी पर्टिकुलर गिवन टाइम में किसी साल में, किसी में लोगों की वित्तीय परिस्थिति में, उनके वित्तीय हालात में, उनके खपत में, उनकी बचत में क्या बढ़ोतरी हुई है। और इस हिसाब से ये इंडेक्स मानता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होने के कारण, लोगों की बचत गिरने के कारण और कमाई करने के कारण लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जो वित्तीय स्थिति है, वो बुरी तरह कमजोर हुई है। और ये बात उससे जुड़ती है जिन दो खबरों को हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि एक, लोगों के हाथ में पैसा रखने की जरूरत है, और दो, जब तक लोगों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं होगी वो इकोनॉमी में खर्च करना शुरू नहीं करेंगे। ये सर्वे दो चीजों की तरफ इशारा करता है। ये सर्वे इस तरफ इशारा करता है कि लोगों का कर्ज कम हुआ है, नॉन फूड क्रेडिट, लोग बैंकों के पास कर्ज लेने कम आ रहे हैं। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब कमाई नहीं तो लोग कर्ज लेने क्यों आएंगे। दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी का जो फिनेंशियल सेविंग बिहेवियर है या पैटर्न है, उसमें भी बदलाव आया। और चलते चलते एक छोटा सा अपडेट, आरबीआई के जो फॉरेक्स रिजर्व की वो चर्चा हुई थी कुछ दिनों पहले, $600 बिलियन का रिजर्व है, बहुत हल्ला हुआ है। आरबीआई ने खुद ही कह दिया कि वो रिजर्व जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत संतोषजनक रिजर्व नहीं है, वो आरबीआई ने कह दिया है। अंजुमन जी, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं सिद्धांत कि जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन से ऊपर हुआ था तो वो कहाँ से बन रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे किसको फायदा हो रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, तो हम उसे दोहराना नहीं चाहेंगे। खर्चा पानी की प्लेलिस्ट पर वो वीडियो मौजूद होगा जिसमें आप जाकर दोबारा समझ सकते हैं कि $600 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व का असली रहस्य क्या है। लेकिन रिजर्व बैंक के कह देने के बाद ये बहस अब खत्म हो गई है कि भारत के पास कोई बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है या रिजर्व बैंक उसका कोई दूसरा इस्तेमाल सोच रहा है जो वो कर रहा है। इसके अलावा वो कर क्या रहा है, वो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा रहा है अपनी फॉरेन एसेट्स बेचकर, और उससे पैसा केंद्र सरकार को सरप्लस के तौर पर दे रहा है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का आखिरी खर्चा पानी। अब मिलेंगे परसों अर्थात में, फिर मंडे को आएगा फिर से खर्चा पानी। अपना ख्याल रखिएगा, सवाल पूछते रहिएगा, सुझाव देते रहिएगा, शिकायत भी कीजिएगा, सब सुनेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।